देखिए, अच्छा मास ऑफ रॉड कितना है? 12 है ना? अच्छा मास का मतलब कितना होता है हम तो जानते हैं, डेंसिटी ऑफ रॉड इनटू वॉल्यूम ऑफ रॉड। अच्छा वॉल्यूम को क्या मैं एरिया लेंथ कर सकता हूँ क्या? 6 उसका लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है रॉड का पता नहीं अपने को, ये मान लेते हैं। क्या यही मास है? फर्स्ट टू 12 हो गया, तो बताइए रो आर इंटू ए कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब बेसिक हमारे लिए आसान हो गया। देखिए कैसे बेसिक क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी लिक्विड कितना होता है? क्या 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ रॉड? एग्री सब लोग? देख लो पक्का, क्योंकि हमने बताया ना आपको डेंसिटी ऑफ रॉड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ही तो 1/2 था, 0.5, तो डेंसिटी ऑफ वाटर टी हो गया। अच्छा वीडी का मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है? लेंथ है 5, एरिया ऑफ पर्सन है ए, तो कितना वॉल्यूम हुआ? क्या 5 इंटू ए नहीं हुआ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, तो 5 टू 10। अच्छा रो आर इंटू ए का वैल्यू कितना है? इसका मतलब 20 जी इज द बायएंसी फोर्स एक्टिंग। देख लो इसमें किसी को डाउट है? लेंथ पता था ना, लेकिन एरिया ऑफ पर्सन दिया नहीं है और डेंसिटी को इन्वॉल्व करना है, तो मैंने एरिया मान लिया कुछ। जो लोग लेट से आए हैं मैं उन लोग को नोट्स क्वेश्चन भेज रहा हूँ ग्रुप, वो लोग वहां फॉलो कर सकते हैं। आप बताओ क्या करोगे? आप नेट फोर्स बैलेंस करो और नेट सॉल्व करो, किसी पॉइंट के अबाउट बस ग्रुप में भेज दो। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है किसी को? Once you know the buoyancy force, it's very easy. कैसे देखो तुम? नेट बैलेंस करेंगे फोर्स को, तो कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए नेट फोर्स इक्वल टू 0, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें? आर ऊपर है, 12 जी नीचे है, और बायएंसी कितना आ गया हमारा? 20 जी ऊपर है, तो W प्लस 12 जी मस्ट बी इक्वल टू R प्लस B ना, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स अलोंग Y तो 0 है। दैट मींस R प्लस B मस्ट बी इक्वल टू 12 जी प्लस W, तो R माइनस सॉरी, तो W माइनस R क्या हो जाएगा? बायएंसी माइनस 12 जी, तो W माइनस R हो जाएगा 20 जी माइनस 12 जी, यानी कि 8 जी। ये है नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? नेट फोर्स बैलेंस किया बस। अब टॉर्क जीरो कर दो, किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो कर सकते हैं, इसके बाद टॉर्क जीरो कर देते हैं ना, ज्यादा आसान होगा। तो देखिए टॉर्क के बहुत पॉइंट को अगर मैं जीरो कर दूं तो क्या होगा? मैं बताने वाला हूँ, देखो।
जरा बताएंगे। आर का जो टॉप 0 हो जाएगा तो किसी से पास हो रहा है ना। अच्छा ये कितना था ये कितना था? अच्छा क्या ये 3 है, ये क्या 5 है? तो क्या ये एंगल मेरे को पता है ये वाला 3 और 5 है ना, तो कितना होता है 37 या 43? ये देखिए ये रॉड है और यहाँ लग रहा है आर। अच्छा हमें पता है कि दिस इज 3 और ये लेंथ 5 था, तो 3 और 5 यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 ना। अच्छा ये जो बायसी लग रहा है ना यहाँ पे, क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, अगर ये कितना 2.5 था, 5 का आधा 2.5 ना, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 साइन थीटा इस ट्रायंगल में। ये 2.5 है, ये एंगल का ऑपोजिट वाला साइड है ना। अच्छा यहाँ पे क्या होगा बताइए, W वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा 6 है क्या, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 साइन थीटा हो जाएगा। और जो 12 जी लग रहा है बताइए ये कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा, है ना। क्या कोई दिक्कत है क्या, ये 3 है, ये एंगल 37 डिग्री है तो साइन, ठीक है ना। तो बस टॉर्क 0 कर देना। तो अगर टॉर्क 0 करेंगे पॉइंट ओ के अबाउट, तो आर का टॉर्क आएगा नहीं, तो हो जाएगा। अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो भी देखना पड़ेगा। आप बताइए इसके अबाउट बी का टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? बोलिए, इसको पकड़ो, इसको खींचो, किधर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बी का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज यानी कि 20 जी इनटू 2.5 sin थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा और कोई एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है, देखो 12 जी भी ऐसे घुमाएगा रॉड को और डब्ल्यू ऐसे घुमाएगा रॉड किस पॉइंट के अबाउट, तो क्लॉकवाइज ही है। तो एक काम करते हैं इक्वल टू कर देते हैं, है ना। तो 12 जी इनटू कितना 5 3 sin थीटा प्लस w इनटू 6 sin थीटा, है ना। तो बस आ गया यहाँ से, तो w डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से देखो। तो कितना आ गया w, देखो तो फिर से सॉल्व कितना 14 जी बाय 6 आर आ रहा है। कितना सॉल्व में बताओ, खुद करके बताओ कितना आ रहा है देखो। हाँ 7/3 मतलब मोटा मोटी कितना आ गया 2.33 न्यूटन, एक तो ठीक है। अच्छा W मिल गया तो क्या R मिल जाएगा, तो R क्या हो जाएगा W माइनस 8G। मतलब तो G के फॉर्म में देता है ना, उसको आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। कर दो बेटा, कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है देखो, R विल बी नेगेटिव, तो भी इसका मतलब नेगेटिव मतलब इन रिएक्शन ऊपर नहीं नीचे लग रहा है, ठीक है। हाँ बोलिए, पहले वाले का क्वेश्चन क्या आंसर 2 पाई रूट m बाय 2 पाई r क्यूब रो जी लिखे 2 पाई रूट m बाय 2 पाई r क्यूब रो जी। R का वैल्यू कितना होता है जल्दी से केजी के फॉर्म में, क्या होगा कटेगा बोल के सही हो गया, हो गया आंसर। अच्छा अगला सब इससे पहले सवाल लिखवाए थे उसमें थोड़ा टाइम पीरियड का केस है, पढ़े नहीं हो तुम लोग, इससे थोड़ा वेट करो और एक क्वेश्चन दे करो। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को एनी प्रॉब्लम इन दिस। और मैं बता रहा हूं आपको, आपको पैकेज में मिल जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का, रॉड है और मेंस में भी बहुत बात पूछा है इसके ऊपर क्वेश्चन, आप देखना प्रीवियस ईयर का मैं आपको शेयर करूंगा आज। वैसे पढ़ने के बाद वी कैन सॉल्व वन पार्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स पूरा हो जाएगा हमारे इधर में। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दूंगा ना सारा कर लेना, उसमें उसमें देखना 60% क्वेश्चन जो है बायनसी से ही पूछा है ना। तो पूरा मैकेनिक्स है, बस एक बायनसी फोर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट्स द केस, ठीक है। हो गया?
सुनिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सुन लो ध्यान से। मेंस में 2 बार से 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है मेंस में, सेम टाइप का पैटर्न का है। तो सेम क्वेश्चन देखो, 2023 में भी आया था और 21 में भी आया था। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, लिखिए। टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन, two containers of equal cross section, two containers of equal cross section contains water of height x1 and x2 respectively, up to height contains water up to height x1 and x2 respectively। मतलब एक कंटेनर में x1 है, हाइट तक वाटर है, एक में x2 है, ठीक है। तो लिखिए, if both the containers are connected, if both the containers are connected by a pipe, then find by a pipe, अच्छा, by a pipe at the bottom लिख, एकदम नीचे में किया यहाँ और एकदम यहाँ ऐसा, at the bottom, then find the work done by the fluid until it achieves new height, until it achieves new height। तो लिख लीजिए, डेंसिटी को रो मानना, 1000 में पुट करना, ठीक है ना। डेंसिटी को रो मान लीजिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए मान लीजिए, लिख लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर इज ए एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो। ट्राई कीजिए। अच्छा, वर्क डन बाय फ्लूइड का मतलब आप इतना समझिए कि यहाँ पे कौन कौन वर्क करेगा बताइए। फ्लूइड और कौन, ग्रेविटी, है ना। इनिशियली फ्लूइड का जो लेयर है, या मतलब जो फ्लूइड है वो रेस्ट में है, और जब फाइनल हाइट अचीव कर लेगा तब फिर रेस्ट में रहेगा। तो फ्रॉम वर्क मैजिक थ्योरम वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू kf माइनस ki, बट kf के दोनों जीरो रहेगा, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है आपको, मिलेगा इसी का नेगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा था ऐसा, फाइंड द चेंज इन एनर्जी इन दिस प्रोसेस, तो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू फॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी ओनली, ठीक है। तो आप लोग ग्रेविटी को निकाल दो।
ऐसा कुछ होगा ना, जैसे इसको निकालेंगे, आपको पता है फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू, तो हायर प्रेशर किसके पास है, ज्यादा यहाँ पे, यहाँ लोअर है, फ्लूइड का लेवल यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों का हाइट इक्वल ना हो जाए। बता सकते हो कितना हाइट, फाइनल हाइट हो जाएगा दोनों का? इसमें तो कोई फिजिक्स नहीं चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है। x1 plus by हाँ जी, x2 by x1 by 2 x2 minus x1 by 2 माइनस x1 बाई plus मान लीजिए ये 15 मीटर हाइट है, ये 10 मीटर हाइट है, तो टोटल वर्टिकल में कितना पानी होगा? 15 10 25 ना, अब सेम हो जाएगा तो 12.5 हो जाएगा। अरे एरिया तो सेम ही है, सिंपल है कि नहीं? तो अभी x1 है, अभी x2 है, बाद में जब फाइनल कितना हो जाएगा, बाद में इसमें हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, और इसमें भी हो जाएगा सेम x1 प्लस x2 बाई 2। क्या यही तो हुआ ना? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, कितना था पहले, अभी कितना वो निकालिए, और आप लोग को तो पोटेंशियल निकालना सिखाया मैंने रॉड का, ये तो रॉड जैसा ही है, एक रॉड खड़ा है तो बताइए कितना होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। रॉड का लेंथ L है, ऐसे खड़ा है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रॉड? mgHcm, mgL by 2, इसका क्या होगा बताइए? m1gx1 by 2, इसका m2gx2 by 2। अब बाद में कितना होगा? m1 डैश जो भी मास हो गया होगा, gx1 plus x2 by 2 by 2 x1, ऐसे कर करना पड़ेगा। तो पहले आप m1 का मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लेंथ पता है, एरिया पता है, तो वॉल्यूम पता है, जल्दी करो इसको, तो बताइए। x1 वाला जो हाइट है उसका पोटेंशियल कितना होगा? उसका चाहिए ना, आप कंप्लाइन को आप बताइए, ये रॉड है, कर लेते हैं, इसका कितना होता है मास है, ये होता है m सेंट्रल मास का हाइट होता है, ठीक है? वैसे इस x लाइन वाला कुछ तो कितना होगा बताइए, इसका मास जी एकदम है ना, दैम का जैसे कि तो वाली है, तो लोग को दे में वाले पिक्चर में इसका एरिया है, समझ रहे हैं, ए और लेंथ पता है x1, पहला पिक्चर इसका दूसरा कितना होगा, तो ये x2 की x1 दोनों पे एनर्जी को जोड़ दीजिए, फिर बाद में कितना होगा मैंने सर जी। और इसके x1 तब क्या होगा बाद में फाइल को और फिर से होता है प्लस में थोड़ी पता चला होता है, ठीक है ना? सर इधर x1 by 2 होगा तो इधर क्या होगा x1 plus x2 by 4। हाँ यही तो था यहाँ पे करना था, मतलब ठीक है उसका बता दो x1 plus x2 by 4 मतलब x1 plus x2 by 4 कर दो। टोटल मास देखो यार, मास जी फिर सेंटर मास का हाइट देखिए m1 का मतलब कमान का x1 है
सबसे पहले ये x1 हाइट का जो पानी है, क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh, m का मतलब डेंसिटी, इसका वॉल्यूम कितना होगा ax1 into g, ये हो गया mg, और h किसका हाइट लिखने के लिए बोला मैंने, सेंटर ऑफ मास का है। x1 वाले हाइट का सेंटर ऑफ मास तो x1/2 पे होगा ना, तो x1/2, ठीक है। इस वाले का मतलब पोटेंशियल जी कितना है जो x2 वाला हाइट का है, रो a x2 g into x2/2, ये हो गया मास, ये हो गया ग्रेविटी, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का हाइट। ये तो पहले की बात है, ये टोटल एनर्जी पहले था। लेट मी टेल यू गाइस, वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू kf minus ki, बट ये तो जीरो है। कैसे? इनिशियली रेस्ट पे था और जब वो बैलेंस हो जाएगा, पूरा हाइट चला जाएगा इधर से उधर, सेम हो जाएगा तो फिर से रेस्ट पे ही आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्लूइड तो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, और सबको पता है ग्रेविटी के कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो uf माइनस ui होता है, सॉरी माइनस ऑफ uf माइनस ui होता है ना, माइनस ऑफ uf माइनस इनकी प्लस। ये करना है आपको, या मतलब पोटेंशियल जी का चेंज निकाल दीजिए, जो भी करना है पोजीशन। तो आप बताइए, ये माइनस कर देते हैं इसको, ये किससे कितना एनर्जी है और बाद में कितना होगा बताइए, रो ए, आप बताइए इसमें क्या x1 प्लस x2/2 हो गया, तो कितना हो जाएगा इसमें, ये रो ए और हाइट कितना है x1 प्लस x2/2, ये हो गया मास, ये इनटू जी। अच्छा x1 प्लस x2/2 अगर है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, x1 प्लस x2/4 पे होगा, इनटू 2 कर दो सीधा, दोनों सेम आने वाला है। सूत्रों के बताओ कितना आ रहा है ठीक से, हाँ बाय 4, हाँ ठीक है। Eight into x1 plus x2 का whole square. L day 8 and 6 ठीक है बोल रहे हो, ये तो है सब डाउट किया है। रो ए जी बाई 4 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप वो क्वेश्चन ट्राई करो तब तक, जब पहला क्वेश्चन था। x square by 2 minus x1 plus x1 whole square by 2. x1 square plus x2 square minus x1 by 2. ठीक है, कैल्शियम को और ये तो फोटो ये 8.5 और 8.5 but it is minus it actually अब वो एक ही तो होता है वो एक तो
x2 सर x1 into x2 रो है जी नहीं भाई रो ए जी x by 4 और एक्सपोनेंशियल का होल स्क्वायर जो एक बार चलो अरे यही तो पता है दुई चलिया चार मुझे ना चलिए चार এটা চার এটা চার ক্লাস में माइनस এটা আসলে তো ব্যালেন্সটা सर x1 minus x2 इसका होल स्क्वायर बाय 4 लेट्स रो है आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करो तो बिल्कुल सब लोग इसका फॉर साइड है
सर म्यूट है आप। अच्छा, शुरू से ही म्यूट है क्या या अभी म्यूट हुए हैं? नहीं नहीं सर अभी। अच्छा, सुने तो थोड़ा सा गोल गोल घूम रहा है, टिकट कट रहा है, टिकट कट से आएगा तो ठीक है। फिर से गोल घूम रहा है। अरे अपना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भैया क्या है ना बहुत डांटेगा। कैसे बताऊं मैं क्लास में वो कैसे होगा, बट हुआ नहीं, मतलब हो गया टिकट अभी हो गया। क्यों नहीं हो रहा है? बोल देता हूँ। कहीं वो भी ना कटवा ले। हेलो, हाँ टिकट हो गया। टिकट हो गया, राजधानी में कल है, हावड़ा से 2 बजे, ठीक है। हाँ परसों सुबह उठा देगा तो चलिए। अपना लग कौन रख, हम बाद में दे देंगे डिटेल्स। क्या समझा तुम लोग बात से? इतना ना पक्का तो अब ठीक है। नहीं यही था, लेकिन ये जैसा नहीं है, मतलब तू तरह करके बात करते हैं हम लोग, ये समझे? सुनेगा ध्यान से। अच्छा मान लो कुछ ऐसा हो, इस शेप का फ्लूइड जो है डिस्प्लेस्ड, तो सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ होगा बताइए? एकदम सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ होगा, और ऐसे लग रहा होगा फोर्स, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो बॉडी है कैसा बॉडी है। मान लो मैंने ये एक ऐसा बॉडी बनाया है जिसके ऊपर में लकड़ी है, नीचे में लोहा है, कंपोजिट बॉडी बनाया है, वुड एंड रॉड। बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहाँ रहेगा या नीचे रहेगा? बहुत सिंपल सी बात है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन जो दिया है अभी, वो जो स्फेरिकल बॉल वाला, ऊपर में रो है नीचे में 2 रो है, तो उसमें देखना सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, पक्का उतना ही कुछ सिस्टम में मान। और ये कहाँ लग रहा है वेट, W मतलब mg, है ना। अब ये जो लाइन है आप देख रहे हो, आप ऐसा करो, ये है इक्विलिब्रियम में, ये एकदम लटका हुआ है एक पे, मतलब एवरेज डेंसिटी हो सकता है फ्लूइड से इक्वल हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है घुमा करके से छोड़ दो। अगर ये मूव नहीं करना है तो इक्विलिब्रियम में तो है ही ना, मतलब बायंसी और इसका जो वेट है वो बैलेंस्ड है। तो अगर बायंसी और वेट अगर बैलेंस्ड है, इसका क्या मतलब हुआ, नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और नेट टॉर्क भी 0 होगा ना, क्योंकि देखो इस लाइन से पास कर रहा है, किसी पॉइंट पे वो टॉर्क लेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, मतलब सॉरी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो कैंसिल हो जाना है टॉर्क। अब इसको थोड़ा सा ना ऐसा घुमा दो, ऐसे जब घुमा देंगे तो क्या चेंज होगा, व्हाट विल हैपन इफ यू रोटेट दिस ऑब्जेक्ट बाय सम एंगल, व्हाट विल चेंज, सेंटर ऑफ बायंसी या सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ? अब मान लो मैंने इसको ऐसा कुछ कर दिया, और कर ठीक है कुछ और कर मैं ऐसा कर दिया, ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया मान लेते हैं, तो साइकिल लगा के छोड़ दिया।
अब आप बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका? सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा, बोलिए सही है। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, यानी कि W, ये लगेगा। ये रहा W। वेयर इज सेंटर ऑफ बायंसी? क्या सेंटर ऑफ बायंसी जो है इस शेप का फ्लूइड का सेंटर पे होगा? इस शेप का फ्लूइड का सेंटर कहाँ है अभी? यहाँ पे है। अलग कहाँ रहा ये? क्या हुआ बोलो? आपको नहीं लगता कि ये दोनों कपल क्रिएट कर रहे थे? इफ यू सी प्रॉपर्ली, ये इसको टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं है? इसके पहले क्यों परपेंडिकुलर था क्या इनके बीच का? अच्छा, बी और डब्ल्यू तो सेम इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स है तो ये कपल क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ तो कुछ होगा। मान लीजिए आपने इसको अगर एंगल थीटा घुमाया वर्टिकल से, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए अगर d है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा होगा, डिस्टेंस d sin थीटा। आपको क्या लगता है ये कपल जो है, आपने इसको कैसे घुमाया, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? आपने इसको ऐसा घुमाया, बट ये टॉर्क जो है कपल क्रिएट कर रहा है वो कैसा कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हिस्टोरिक टॉर्क है या नहीं है? ये है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी उल्टा बोल गया, आधी की तरफ। ये है क्लॉकवाइज। तो क्या इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम तो है ही पहले से। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? आपको याद है मैंने कुछ बताया था आपको? तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। याद है आप लोगों को? अगर वो कोई ऑब्जेक्ट वापस से अपनी जगह पे आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि देख सकते हो आप, जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा ना इधर को घुमा के, वापस आ जाएगा बिकॉज़ ऑफ दिस कपल टॉर्क। ये क्या आ जाएगा? सीधा स्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया बात खत्म? ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा होता कि उल्टा होता, मतलब बायंसी नीचे होता, सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ मास ऊपर होता, तो उल्टा नहीं हो जाता? मान लीजिए ऐसा होता, if suppose the center of mass is somewhere here and center of buoyancy is somewhere here, center of mass पे क्या फोर्स लगाते? buoyancy कैसे लगाता? इधर लगाता, yes or no? आपने इस एक्सिस को पहले वर्टिकल था उसको आपने ऐसे घुमाया, है ना? आपने कैसे घुमाया इसको? पहले ऐसा था, आपने इसको ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज। क्या लगता है ये क्या वापस जाने की स्थिति में है या उल्टा इसको ओवरटर्न कर देगा? ओवरटर्न कर देगा ना, मतलब सबसे आपने घुमा के छोड़ा तो वापस नहीं आएगा, वो घूम के वापस पूरा घूम जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब क्या बोला था मैंने? अगर अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अब अगर एक ही जगह पे बायंसी और सेंटर ऑफ मास दोनों लाई कर सकते, एक मतलब एग्जिस्ट करे, तो तीसरा केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए ये एक्सिस है, यहाँ बायंसी भी है और यही सेंटर ऑफ मास भी है, तो बायंसी ऊपर, ये W नीचे, कोई कपल क्रिएट करेगा क्या? आप उसको जैसे घुमा के छोड़ोगे वही बंद रहेगा। जैसा वाला बॉल है, ये जो बॉल था ना रो और टू रो वाला, मान लो ये सिर्फ रो का ही होता, जो क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों को पहले आज, अगर उसका डेंसिटी पूरा रो ही होता, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? एकदम सेंटर पे। सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ होता? उसे सेंटर पे, वैसे घुमा के छोड़ोगे वही रुक जाएगा, जहां छोड़ोगे वही रुक जाएगा, कोई वापस नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल? So this is the condition for stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. So this is the case of neutral equilibrium. क्योंकि नेट फोर्स 0 है सिस्टम पे, तो क्या टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम ही आएगा? याद है आप लोग को ये कुछ बताया था रोटेशन में? ये बात, नेट फोर्स सिस्टम पे 0 हो तो टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट जो आने वाला है वही टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट ही आएगा।
फिर आप टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा में आई किसके अबाउट लोगे, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम ही आने वाला है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। याद रखना कपल टॉर्क एक ऐसा टॉर्क है जहां पर किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स 0 होगा उसके ऊपर, तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा में आप आई किसके अबाउट लोगे, बिकॉज़ जनरली क्या होता है ना, टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट लेते हैं उसी पॉइंट के अबाउट टोटल सेम लेते हैं, बट इन केस ऑफ कपल टॉर्क वी विल टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। याद रहेगा ये चीज। तो ये था कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी का केस। अगर ये कंप्लीटली समझ ना हो तो फिर बहुत ही क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का फिजिक्स चाहिए उसमें, मतलब अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसमें। हालांकि आसान है, क्वेश्चन रिसर्च नहीं करेंगे बट उसकी कंसेप्ट जरूर समझेंगे। दैट इज क्योंकि एडवांस में पैराग्राफ के फॉर्म में वो आ सकता है, तो पहले ये क्वेश्चन करेंगे उसके बाद उस पे जाते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग तो नहीं पढ़े हो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी तक, इसलिए टाइम पीरियड भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसलिए मैं कुछ बता रहा हूँ, बेसिक सुनना ध्यान से। देखिए आपको बता दूं कि कोई भी फोर्स अगर -kh टाइप का हो तो ऐसे फोर्स जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करते हैं। मतलब ये कि अगर आप इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस मतलब सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है ये। कैसे, आपको याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैसे बोलते थे, किसी को याद है हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टेबल इक्विलिब्रियम, d2u by dx स्क्वायर, मतलब u अगर मैक्स हो तो अनस्टेबल। याद है पोटेंशियल एनर्जी जितना कम उतना बढ़िया स्टेबल, याद है कि नहीं आप लोग को, यस रिमेंबर है ना। और u मिनिमम होगा, ये कैसे पता चलेगा, du by dx को 0 करेंगे पहले, d2u by dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो गया तो u मिनिमम हो गया। नहीं था ना, आपको याद है, कुछ थोड़ा बहुत याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको याद होगा मैंने बोला था कि u अगर मिनिमम हुआ, u अगर मिनिमम है दैट इंप्लाइज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेबल का मतलब ये भी था du by dx, याद है 0, क्योंकि यही मेरा fx था इफ यू रिमेंबर। फोर्स अगर 0 हो जाए तो बोलेगा ना इक्विलिब्रियम में, और फोर्स का मतलब थोड़ा सा du by dx भी। अगर आपको हो सकता है तो याद नहीं हो ये सब चीज, बट हमने वर्क पढ़ना चाहिए, पढ़ा था इसको डिटेल में, कोई बात नहीं। तो मैंने बताया था कि अगर u को मिनिमम होना है इसलिए कंडीशन ये है कि इसका जो डबल डिफरेंशियल दैट शुड बी, ये था हमारा केस। मतलब ये बेसिक है, आप लोग चाहे तो एक बार जरूर जाके एक बार रिविजन करना आप, ठीक है ये बात है जो भी हो। तो जितने भी ऑसिलेशन वाले केस है ना वो सारे के सारे स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही केस, क्योंकि वापस आएगा तभी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन करेगा। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने इलोंगेट करके छोड़ दो, क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, क्योंकि उसका फोर्स कैसा है माइनस के एक्सिस। आप सिंपल शब्दों में समझो, अगर 2-3 स्टेप का चीज है, सुनना है। अगर f इक्वल्स टू -kx है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, -k/m हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बोलते हैं हम लोग कि इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन इट इज अ केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फोर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात भाई मासी तो करना है। ये जो k/m है ना, इसका बहुत ही खास नाम दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर, बाद में बताएंगे क्या है वैसे, बट उसको आप समझो √k/m होता है ये k, ये जो ओमेगा है इसको लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बताइए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उस हिसाब से, क्या एंगल सबटेंडेड बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√k/m। तो बस फिलहाल आपका इतना फोकस होना चाहिए, कितना समझो, अगर आप अगर आपने कुछ भी ऐसा, सुनो आपको करना क्या है, मैं कोई केस पूछूं और मुझे बताओ ये एक्शन कर रहा है कि नहीं, मतलब ऑसिलेशन कर रहा है कि नहीं। अगर ऑसिलेशन कर रहा है तो टाइम पीरियड कितना है, तो सबसे पहले ये करना है आपको कि सिस्टम पर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। अगर नेट फोर्स कुछ -k सम कांस्टेंट इनटू x आ गया, या y आ गया, या z आ गया, मतलब सम कांस्टेंट टाइम्स ऐसे कुछ आ गया,
तो क्या आप बाई मास करके ये तो लिख सकते हो ना, मतलब बाई मास में क्या करेंगे माइनस के बाई एम एक्स। आपको करना ये कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम में उस ऑब्जेक्ट का। अगर एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आ गया तो यहाँ जो भी रहेगा उसको ओमेगा स्क्वायर लिख दोगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा डोंट वरी, व्हाटएवर यू विल सी हियर दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर। वंस यू नो द ओमेगा यू नो द टाइम पीरियड। तो फिलहाल आप बस दो फॉर्मूला पे काम करो, ए निकालना सीखो। ए कैसे निकालोगे, नेट फोर्स बाय मास, फिर ये टाइम पीरियड आ जाएगा अपना। ये एक चीज को अभी करेंगे एग्जांपल दोनों के लिए करके। तो इसको बोलते हैं वो लीनियर सिस्टम, जहां पे पार्टिकल जो है वो किसी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है ना। लेकिन एक और एक सिंपल हार्ड क्वेश्चन के आता है एंगुलर, मतलब रोटेशन वाला। लेट मी टेल यू क्या होता है उसमें। अगर फोर्स इक्वल टू माइनस kx है तो रोटेशन में क्या लिखना चाहिए, टॉर्क इक्वल टू माइनस k थीटा इक्वल टू लिखना चाहिए। कंपेयर करो दोनों को पता है। तो टॉर्क मतलब क्या होता है, आई अल्फा माइनस k इनटू थीटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा बताइए, माइनस k बाई आई इनटू थीटा। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर आई बाई के। पूरे जितने भी पूरे चैप्टर है ये सिंपल हम क्वेश्चन, उसमें 90% क्वेश्चन जो है वो टाइम पीरियड के ऊपर ही आता है जनरली। तो जब करेंगे तब करेंगे, बट फिलहाल दो चीज है। अगर आपको लीनियर सिस्टम का केस, आप फोर्स निकालिए बाय मास कीजिए, जो उसके पीछे दिख जाए एक्स के पीछे वही हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा। बट ये तभी होगा जब सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन है, और कब है, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम केस होगा। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। जैसे अभी बताया ना फ्लूइड में कि पाइल्स ऊपर है W नीचे है तो स्टेबल, क्योंकि रिस्टोर कर लेगा। वैसे यहाँ पे एंगुलर में क्या करना है आपको, टॉर्क निकालना है सिस्टम के ऊपर से, फिर क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। एक बार अल्फा आ गया, जो भी थीटा के पीछे दिख जाए दैट इज व्हाट आवर ओमेगा स्क्वायर, तो वहां से टाइम आ जाएगा। ये बहुत बेसिक है। मैं दोनों के लिए एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूं दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नोट कर लो यहाँ पे। अब ज्यादा कुछ लिखना नहीं है तुम लोग को, बस तुम लोग को जितना बोला उतना ही लिखो। एफ लिखो, ए लिखो, और यही हमारा टाइम पीरियड आएगा। टॉर्क लिखो, अल्फा लिखो, ये हमारा टाइम पीरियड आएगा। एग्जांपल करते दैट विल बी बेटर। पहले मैं एक लीनियर केस दिखा देता हूं, फिर हम लोग एंगुलर वाला केस करेंगे। ठीक है ना, एक इजी क्वेश्चन लो पहले। Even if you don't know a system, you can at least find a time period. फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे एंगुलर वाले से, क्योंकि वो टफ है। तो बोलिए। हाँ सुनिए, देखिए ये सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। इसका डेंसिटी है रो, और फ्लूइड जो है उसका डेंसिटी है 3 रो। तो क्या लगता है आपको, ये तैरेगा, डूब जाएगा, या फिर मतलब क्या होगा इसका। पहला सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा है बॉडी से तो डूबेगा तो नहीं, तैरेगा। कुछ पार्ट अंदर रहेगा जो आप पता नहीं कर सकते हो वेट और बैलेंस को बैलेंस करके। दैट्स नॉट दैट बिग डील। तो क्वेश्चन में बोला कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डेंसिटी रो है, लेंथ एल है ना। इसको ऐसे रखे हो यहाँ पे, फ्लूइड में रख दिया, तो और इसके बाद ऐसे आ जाएगा कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर तुम इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा सोचो। आपने अपने अपने आप घर में भी कर सकते हो इसको। इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ दो, ये ऐसे करेगा। सोचो एक बार बाल्टी में लेना ना, कुछ कुछ ऐसा रखना जो कि डूबे नहीं पूरा, आधा बाहर आधा अंदर रहे, ऐसा कुछ हो। तो कम करके छोड़ दो तुम, देखा तुम ऑसिलेट करता है ना, वही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि दिस सॉलिड सिलेंडर इज कंप्रेस्ड एंड रिलीज। देखो
because solid cylinder of density rho, a solid cylinder of density rho is in equilibrium, is in equilibrium is in equilibrium if this is compressed, if this cylinder is compressed and released, if this cylinder is compressed and released, then find the time period of oscillation. Then find the time period of oscillation. Option A, 2 pi root over L by G. Option B, 2 pi root over L by 2G. Option C, 2 pi root over L by 3G. Option D, 2 pi root over L by 4G. ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो हम देखो ऑसिलेट कौन करवाएगा, ऑलरेडी बायंसी और वेट तो बैलेंस्ड है, मतलब बायंसी ने अपने फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का जो वेट है उसके हिसाब से उसके वेट का एडजस्ट हो चुका है कि नहीं? ठीक है। हाँ ऑप्शन, तुम गलती करते हो तो मारेंगे क्लास के बाद। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ले आते तो क्या इसके वेट में कोई बदलाव हुआ क्या? तो एक्स्ट्रा क्या बदलाव चेंज हुआ है? बायंसी तो ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस कर लिया ना, तो इसको ऊपर लाने वाला जो फोर्स होगा वो क्या एक्स्ट्रा फोर्स होगा जो बायंसी की वजह से क्रिएट हुआ होगा? देखो मैं इसको शॉर्टकट बताता हूँ, मतलब अगर बेसिक से जा सकते हैं और शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, दोनों ही केस पॉसिबल है। आपका मेन जो टारगेट होना चाहिए पता करना कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना है जो वापस इसको लाने वाला है। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ, तो बेसिक से चलते हैं पहले, फिर हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे। आप सबके मन में ये आना चाहिए पहले कि कितना अंदर है लेंथ और कितना बाहर, लेट्स से ऐसे पहुंचते हैं। तो आपको पता है कि भाई बायंसी उधर है और जो वेट है वो इधर है, ठीक है। तो वेट कितना है इसको बताइए, mg। m का मतलब कितना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का मतलब a इनटू l ना, ये क्या मास, ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। और ये कितना बायंसी बताइए, मुझे नहीं पता कितना अंदर डिस्प्लेस्ड है, मान लेते हैं x अंदर तक पानी है, ये जो है ना ये मान लो लेट्स से दिस इज x, मान सकते हैं सर। तो कितना होगा ये x वाले फ्लूइड का वेट बताओ तो यहाँ पे, तो बायंसी क्या होता है, डेंसिटी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड a इनटू x ना इनटू g। क्या दोनों बैलेंस है फिलहाल के लिए, मतलब x आ जाएगा यहाँ से। इफ यू बैलेंस दीस टू तो देखो रो कट गया, a कट गया, g और g कट गया, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो गया, l हो गया, x क्या हो गया। मतलब यहाँ से कुछ मुश्किल काम नहीं है बताना कि अंदर में जो है ये l/3 है और बाहर में जो है ये 12/3 है, ये इस तरह से बैलेंस्ड है, मतलब इतना फ्लूइड का जो वेट है और पूरे सिलेंडर का जो वेट है बैलेंस्ड है। ये तो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस तरह से वो अपने को बैलेंस कर लेगा कि फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के वेट के बराबर ही होगा। अच्छा अब क्या करो तुम, अब तुम सोचो कि तुमने इसको ना कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस किया, मान लो तुमने इसको y कंप्रेस किया नीचे, लेट्स से y नीचे कंप्रेस किया, तो जरा बताओ इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या क्या लगेगा बताइए। क्या नीचे लगेगा वही जो वेट लग रहा था रो a l g, क्या इसके वेट में कोई चेंज आएगा क्या? लेकिन जब बायंसी की बात करेंगे ना वो चेंज हो चुका है, मतलब बायंसी मतलब नेट फ्लूइड का जो फोर्स होगा ऊपर में, है ना, बताइए कितना होगा। क्या 3 रो लिखेंगे, क्या a लिखेंगे, बट x के बदले अब क्या आएगा, क्या x प्लस y आएगा, L/3 प्लस एग्जैक्टली x तो नीचे है ही ऑलरेडी ना, आपने और y कंप्रेस किया तो अंदर कितना चला गया फ्लूइड, तो क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड इसमें आया नहीं ये वाला, मतलब यहाँ पे तो था ही, ये भी एक्स्ट्रा आया, ये y है मान लेते हैं, तो कितना आ गया एक्स्ट्रा बताइए,
x की जगह पे x प्लस y आएगा इंटू g आएगा। अच्छा कितना हो गया 3 रो a l बाई 3g प्लस 3 रो a yg। आप जरा सोचिए ये तो कैंसिल हो जाना है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस था, तो एक्स्ट्रा फोर्स कौन है जो इसको ऊपर ले जाएगा? ये वाला ना। आप बताइए तो क्या नेट फोर्स पे जीरो है क्या? नेट फोर्स जीरो तब था जब ये दोनों इक्वल था। आपने कंप्रेस किया पीडीएस को बढ़ा दिया आपने पहले से थोड़ा, तो पक्का ही ऊपर जाने वाला है। इसका मतलब जैसे आप छोड़ोगे तो ये ऊपर किसके वजह से जाएगा? मतलब अगर आप बोलो नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे, आप बताओ जब आपने y डिस्प्लेस किया तो आप बोलोगे सर दिस माइनस दिस, हालांकि आपने डिस्प्लेस किधर किया? नीचे के ऊपर, लेकिन नेट फोर्स आया किधर? एक्स्ट्रा। तो ये क्या रिस्टोरिंग फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? एकदम स्प्रिंग जैसा, ब्लॉक इधर ले आता है फोर्स अंदर ले आता है, जैसे छोड़ते हो अंदर भागता है, वैसे यहाँ पे भी है, जैसे छोड़ोगे ऊपर भागेगा, जस्ट लाइक स्प्रिंग है ना। तो बताइए नेट फोर्स क्या होगा? दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो बचेगा क्या? बताइए 3 रो a 3 into y। कैन आई पुट अ माइनस साइन हियर? ये नेट फोर्स था, बट मैं बोलता हूं रिस्टोरिंग फोर्स लिखता हूं मैं। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ? y नीचे था बट आपने ऊपर। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या हो गया फिर इसका? -3 रो a g अपॉन मास। मास कितना है बताइए तो इसका? इसका मास कितना था? मास ऑफ बॉडी कितना है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड a into l। रो a कट गया तो कितना बच गया? -3g by l into y। क्या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -y आ गया? मतलब ये ऑसिलेशन का ही इक्वेशन है। मैंने क्या बताया? जो पीछे दिख जाए वही ओमेगा स्क्वायर है। बस ओमेगा कितना आ जाएगा? √3g by l। तो टाइम कितना आ जाएगा? 2 √l by 3g। ये एक बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, हमको एक्चुअल में इतना करने का जरूरत है नहीं, कभी भी ऐसा कुछ आएगा तो करना क्या? आप लोग सुनो, ये सब कुछ भूल जाओ जो भी हुआ अभी, एक चीज पर ध्यान दो। आप इसको ऑलरेडी वेट और बायनेंसी बैलेंस, आप इसको y नीचे ले गए ना, तो y नीचे ले जाने से एक्स्ट्रा बायनेंसी कितना ऐड हुआ बता सकते हो? रो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू g, बस ये आंसर। तो ये कितना हो गया? -3 रो Ag बाय मास ऑफ बॉडी कितना है? बस हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो बैलेंस तो कैंसिल होना ही है ना। एक्स्ट्रा फोर्स जो आएगा सिस्टम में उसको देखना है आपको। दिस इज द एक्स्ट्रा फोर्स बिकॉज़ ऑफ बैलेंस। So even if you don't know this system thing, at least you can find time period by calculating additional force. हो गया? ऑप्शन सी ना। अब थोड़ा सा ये मुश्किल है तो थोड़ा आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन का करना जरूरी है ना। चलो क्या पूरा सेकंड। अच्छा सबसे पहली बात सुनिएगा, ये पानी के अंदर सबमर्ज है ना। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या था? बोला क्वेश्चन में कि द बॉल फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये बोल दिया है।
ये एंगुलर सिम का मतलब ये है, आप लोग नहीं पढ़े हो इसको तो मैं बताऊं, हम लोग इसको कंप्रेस करके नहीं छोड़ने वाले, हम लोग इसको घुमा के छोड़ने वाले हैं। जैसे घुमा के छोड़ेंगे ना, क्यों होगा मैंने आपको ही बताया कि कंप्लीटली समझ बॉडी में अगर बायंसी ऊपर हो और वेट नीचे हो तो ऑसिलेशन होगा। स्टेबल एकदम था ना, स्टेबल कब होता है बताइए? क्या इसका बायंसी सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ है क्या? एकदम सेंटर पे। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? तो घुमाएंगे अगर तो सेंटर ऑफ मास तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, बायंसी इधर रहेगा, बायंसी ऊपर, सेंटर ऑफ मास वापस आएगा ना, तो फिर ऑसिलेट करेगा। तो उतना परेशान मत हो, हम करना क्या सुनो, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किया हम लोग, कंप्रेस किए और फिर नेट फोर्स निकाले। यहां कोई करेंगे, घुमाएंगे थोड़ा सा थीटा एंगल और फिर नेट टॉर्क निकालेंगे। अगर वो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया तो है सिस्टम, देखते हैं। पर उसके लिए सेंटर ऑफ मास जानना पड़ेगा ना कहां पे है, और लगाओगे कहां पे? आपने क्या क्या प्रकार सेंटर ऑफ मास नहीं किया है, कोई बात नहीं। सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं इसका मास अगर m है तो क्या पक्का है हम लोग इसका मास 2m होगा? ये तो कोई डाउट इसमें, तो डेंसिटी डबल है ना, तो वॉल्यूम सेम ही है ना, तो मास तो डबल हो जाएगा। तो समझ, अच्छा ये है क्या, ये क्या और सॉलिड हेमिस्फीयर है? किसी को याद है सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर मास कहां रहता है? सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास 3r/8 और r/2 किसका होता है? 3/5 r³ 2/2। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? बहुत गलत बात है, तुम बताओ। 3r/8 ना, है ना? आई थिंक मेरे को याद नहीं है। कोई बात नहीं, सुनो, क्या इसका सेंटर ऑफ मास इस बेस से कितना पे है? मान लेते हैं ये कुछ होगा, जो भी हो, इसको क्या ओरिजिन मान लूं? इसका पॉइंट कितना हो गया? 0,3r/8। अच्छा इस वाले कहां होगा सेंटर ऑफ मास? इसके बेस से नीचे सेम डिस्टेंस पे। ठीक तो यहां तक ठीक है। तो अच्छा ये क्या मास m है और ये क्या 2m है? कैन वी फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम? तो यहां से इसको ओरिजिन मैंने जानबूझ कर मान लिया है ताकि थोड़ा समझना आसान हो ना। सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो यहां से आएगा ना, डिस्टेंस। सो क्योंकि मैंने ओरिजिन कोऑर्डिनेट इसी के अकॉर्डिंग लिया है। देखो अगर ये ओरिजिन होगा तब तो ये 0,3r/8 होगा, ओरिजिन यहां आने के थोड़ी ना ये 0,3r/8 होगा, क्या जो भी हो। तो बताइए हम लोग क्या सीखे हैं, सेंटर ऑफ मास का क्या एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है क्या? y निकालना पड़ेगा। तो yc इक्वल टू क्या होता है? m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। व्हाट इज m1? m1 तो m है। व्हाट इज y1? 3r/8 है। व्हाट इज m2? 2m into 3r/8 डिवाइडेड बाय m प्लस 2m कितना आ जाएगा? 3m। कितना आ रहा है देखो तो करके, हां r/2 r/8 3r/8 कॉमन लो ना, क्या हो जाएगा? 3m by 3m हो गया। तो 3r/8 आ रहा है, ठीक। 3r/8 कहां से आया? ये कुछ गड़बड़ ही लग रहा है मेरे को। हाँ ये माइनस तो बात हो, अरे ये तो कोऑर्डिनेट तो माइनस है ना, तो এটা কি হয়ে যাবে তাহলে? 3r/8 ठीक। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा माइनस r/8 यानी कि सेंटर ऑफ मास कहां है, ऊपर है कि नीचे है? ये समझ में आ गया कि हमारा सेंटर ऑफ मास है यहां कहीं है। सेंटर ऑफ मास यहां है, कितना नीचे है? r/8 है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास कहां पे है, सॉरी सेंटर ऑफ बायंसी, ये रहा सेंटर ऑफ बायंसी। कितना करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, ऐसा था आप इसको ऐसे घुमाओगे
तो कौन सा सेंटर ऑफ बायंसी या सेंटर ऑफ मास में से है जो वही का वही रहेगा? अभी सेंटर ऑफ बायंसी तो वही रहेगा ना यार। तुमने घुमाया तो क्या पानी डिस्प्लेस चेंज हुआ क्या? हाँ, बट टू वाला तो सर टिल्ट हो गया, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं आ जाएगा। सोचिए एक बार फिर से, मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ है सेंटर ऑफ बायंसी, तो समझाने के लिए मैं थोड़ा नीचे दे देता हूँ, यहाँ है सेंटर ऑफ मास। आप इसको घुमाओगे तो क्या फ्लूइड डिस्प्लेस इस शेप का रहेगा? फिर भी तो इसको घुमाने से क्या ये फ्लूइड डिस्प्लेस का शेप चेंज होगा क्या? तो बायंसी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि तुम ऐसे घुमाए हो तो टू रोल ऑफ टिल्ट नहीं हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस ना। मतलब मान लो ये रहा सेंटर ऑफ मास, ये लेकिन ये यहीं पे एग्री। तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लाइन ड्रॉ करूंगा अभी ताकि गंदा ना लगे पूरा। तो अगर इसको थोड़ा सा एंगल थीटा घुमा दिया जाए तो इट विल बी लाइक दिस, वेयर सेंटर ऑफ मास विल बी एट दिस पॉइंट, यानी कि वेट कहां लगेगा? इधर। वेट मतलब कितना? 3 mg, m और m माने थे ना, और बायंसी इधर लगेगा। आप बता सकते हो दोनों का डिस्टेंस कितना है? r/8। ठीक है, तो अगर r/8 है ये, तो ये कितना है बताइए? अगर ये अंदर थीटा घुमाए थे तो क्या ये r/8 sin थीटा है ना? तो क्या, लेकिन हाँ एक बात और है, क्या W और B बैलेंस है? अरे जो W है वही तो B भी है। तो चलिए बताइए सवाल निकालिए कितना है बताओ। थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए, बताते हैं क्यों। अरे करो हो गया? बोलो, यहाँ तो हो गया। तो कितना है टॉर्क? टॉर्क निकाले तुम लोग? क्या ये कपल टॉर्क है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कपल टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सुनिएगा। कपल टॉर्क का मतलब इक्वल फोर्स है, तो देखो B और W सेम ही है। कितना है बताइए? 3 mg है ना रेट, क्या बोल रहे हो? ठीक है ना, हमने m और q माना था, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कैसे समझाना। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? तो कपल टॉर्क का मतलब होता है कोई भी एक फोर्स ले लो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है? r/8 sin थीटा। अच्छा, ये टॉर्क जो है ये किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? बट हमने किधर घुमाया था? तो पता है क्या लिखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क की जब बात करेंगे, तो दैट विल बी माइनस थीटा, इधर है, आप इधर है ना टॉर्क, 3 mg/8 into theta, not sin theta. Let me tell you why. Sin theta becomes theta if it is very small. Let me tell you guys. आपको क्वेश्चन में बोल देगा अगर एंगुलर एसएचएम, इसका मतलब वो बोल देगा इनडायरेक्टली कि थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि बता दे अगर ये sin थीटा होगा तो क्या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा हुआ? नहीं हुआ। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा तभी सिस्टम होगा। इसलिए क्वेश्चन बताइए ये वर्ड यूज करेगा वो लोग कि this ball is slightly rotated and released. Slightly rotated का मतलब
बहुत थोड़ा सा एंगल घुमा के छोड़ दिया मैंने। अगर ज्यादा घुमाओगे ना तो जो ऑसिलेशन तो होगा, बट उसका आंसर जो है इस फॉर्मूला से नहीं आएगा जो हम लोग बात कर रहे थे, वो किसी और तरह का ऑसिलेशन होगा। तो थोड़ा सा घुमा के छोड़ेंगे तभी तो प्रोपोर्शनल थीटा होगा ना, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखेंगे बाद में आप, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, ये जो वर्ड है बहुत कॉमनली यूज होगा, है ना। तो जो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट I about center of mass into alpha is equals to minus 3mgr upon 8 into theta। तो अल्फा हो जाएगा minus 3mgr upon 8 IC into theta। नाउ सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोड ऑफ इनर्शिया निकालना अभी अपने आप में चैलेंज है। आप लोग अभी यहाँ पे पूरा मोड ऑफ इनर्शिया यूज हो जाएगा, यहाँ पूरा देखो कैसे, सुनिए ध्यान से। क्या आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है? सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है? पता नीचे है तो बहुत दिक्कत है, सुनना ध्यान सब लोग। आईसी अगर चाहिए मेरे को तो एक बात तो फिक्स है, इसके अबाउट मेरे को किस पॉइंट के अबाउट पहले से मोड ऑफ इनर्शिया पता है, मेरे को इसके अबाउट पता है, इसका भी और इसका भी। आप लोग याद है फॉर्मूला क्या होता है इसका, याद कीजिए। सॉलिड वाले का इसके अबाउट मोड ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अच्छा प्रो सॉलिड क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर था ना, आधे वाले का नहीं होता, याद करो हम लोगों ने कॉमन ट्रायंगल में प्रूव किया था बहुत कुछ, फॉलो के लिए, सॉलिड के लिए आधा डिस्क हो या पूरा डिस्क हो, सेंटर के अबाउट तो mr स्क्वायर 2 ही होता है ना, वैसे ही है। तो इसके अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर ही होता है। तो इसका कितना होगा 2 mr स्क्वायर, इसका कितना होता है इसके अबाउट 2/5 2m r स्क्वायर। तो इन दोनों का टोटल इसके अबाउट कितना हो गया बताइए? 2/5 mr स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ना, तो 3 6 mr स्क्वायर क्या 4 + 2। तो फिलहाल ये पॉइंट मैं ओ बोल देता हूं, सुनिएगा। तो पॉइंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जो है वो है 6/5 mr स्क्वायर। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे आईसी चाहिए ना, तो पैरेलल एक्सिस पर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या मेरे को ये पता है, मेरे को ये निकालना है, जब इसका डिस्टेंस भी पता है, बताइए क्या होगा फॉर्मूला? I about C हो जाएगा, हाँ नहीं I about O हो जाएगा IC प्लस MD स्क्वायर ना, ये फॉर्मूला था हमारा। तो बताइए यहाँ पे I about O तो पता है मेरे को 6/5 mr स्क्वायर, IC पता करना है। व्हाट अबाउट M? M तो 3m है मास सिस्टम का, है ना, और D कितना है बताइए? R/8 का होल स्क्वायर है। तो IC कितना हो जाएगा देखिए 6/5 mr स्क्वायर माइनस 3mr स्क्वायर बाय 64 आ जाएगा ये। तो IC कितना होगा बताइए? mr स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 6/5 माइनस 3/64, डरो मत, सही आ रहा है एकदम। कितना आएगा बताओ जरा इसको, ऐसे हम लोग बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी करो। क्या 330 में कुछ ऐसा आएगा गंदा था, अब ट्राई करो, अब कर लो। अब ये आईसीयू जो है पूरा है, तो सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन का काम हो गया यहाँ पे, तो ये तो पता होना चाहिए आप लोग को। आई को पता है, आईसी निकालना है, तो आई को इक्वल्स टू IT प्लस MD स्क्वायर, वेरी बेसिक फॉर्मूला वी नो। कितना है बोलो बोलो? 369/320 पक्का 369/320 mr स्क्वायर। तो अच्छा बहुत बढ़िया, तो चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा देखिए। तो अल्फा हो गया -3mgr अपॉन 8, और ये कितना हो जाएगा 369 इंटू 320, और नीचे कितना आया जी mr स्क्वायर, एक तो आया इंटू थीटा तो है ही, 3 से काटो इसको, क्वांटिटी आया, 8 से काटो इसको 40 आया, m से m कट गया, बोलते ना मास की जरूरत है भी नहीं वैसे, r कट गया। बताओ फाइनली कितना बचा अल्फा यहाँ पे? -40g by 123r into थीटा, यही क्या है हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना लिखो बताइए? 2 पाई, इसका उल्टा करके लिख दो
ये है लर्न द प्रोसेस। थोड़ा सा घुमाया तो बायंसी तो वही रहा क्योंकि शेप स्फेरिकल है, घुमाने से पानी का शेप चेंज हुआ नहीं, ओनली टू रो वाला जो है थोड़ा लेफ्ट में टिल्ट हो गया, तो उसके हिसाब से नाम बदलता है। ये दिगर्सली हो गया ना, खैर जो भी हो, तो पहले फिर नेक्स्ट डॉट निकालना है, देखना अपने आप को डॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा के टर्म्स में आ जाएगा, जो भी इसके पीछे दिखे अल्फा के पीछे, तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर। दैट चलो ऑल द बेस्ट। अगले दिन हम लोग तो नाउ